कक्षा 10वीं अध्याय 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। पाठ 2 खनिज तत्व व उसकी कमी से होने वाले कुपोषण। मानव स्वास्थ्य में पीने योग्य जल के गुण व दूषित जल के दुष्प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कुपोषण की कमी से कई प्रकार के रोग होने दिखाई देते हैं। उन्हीं में कुछ तत्व इस प्रकार भी हैं, जैसे खनिज तत्वों में इनकी सूक्ष्म मात्रा यानी बहुत कम मात्रा ही भोजन के लिए पर्याप्त होती है, लेकिन इनकी उपस्थिति होना हमारे शरीर में आवश्यक होता है। सोडियम, जैसे कि सोडियम को मुख्य रूप से नमक, मछली, मांस, अंडे या दूध की अंतर्गत प्राप्त किया जाता है। यह हमारे शरीर की मांसपेशियां संकोचन अर्थात जब पंजे वगैरह एकत्रित होते हैं तो हमारी त्वचा में जो खिंचाव उत्पन्न होता है उसे मांसपेशियां संकोचन कहा जा सकता है। तंत्रिका आवेग संचरण अर्थात किसी सूचना का मस्तिष्क के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के अंतर्गत शरीर का विद्युत अपघटन। वहीं शरीर को संतुलित बनाने के लिए भी इसकी मात्रा आवश्यक होती है। वहीं पोटेशियम, सभी पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में इसकी सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है। मांसपेशियां संकुचन, वहीं तंत्रिका आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, शरीर का संतुलन बनाना आदि कार्य ये सोडियम के साथ मिलकर करता है। वहीं विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन भी पोटेशियम द्वारा किया जाता है। कैल्शियम, कैल्शियम दूध, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि से प्राप्त होता है। ये विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। फास्फोरस दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत तथा वृक्क यह कैल्शियम से मिलकर हड्डियां तथा दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं। अर्थात हम सोडियम व पोटेशियम के कार्यों समान दिखाई देते हैं, वहीं कैल्शियम और फास्फोरस एक ही प्रकार मिलकर कार्य करते हैं। लौह तत्व यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर, गुड़ आदि में। वहीं हम सामान्यतः सेब में भी लौह तत्व का देख सकते हैं। जब हम सेब को काटकर कुछ समय के लिए रखते हैं तो सेब के ऊपर आने वाली भूरी परत लौह तत्व के कारण ही होती है। ये लौह तत्व हमारे शरीर में पहुंचकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ये हीमोग्लोबिन आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। ये वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर के फेफड़ों तक ले जाता है और वहाँ ऑक्सीजन को मुक्त कर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर पुनः शरीर के बाहर भेज देता है। इस प्रकार ये ऊतकों में भी ऑक्सीकरण का कार्य करता है। आयोडीन, नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तोंदार सब्जियां, लवण, जलीय मछलियां, जामुन, काले नमक आदि में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। ये हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए उपयुक्त होता है। जैसे कि इसकी अधिकता के कारण या इसकी कमी से दोनों ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसकी कमी से गलगंड या घेंगा रोग भी हो सकता है। लौह तत्व आयरन रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग है और इसकी कमी से रक्तहीनता अर्थात आरबीसी में कमी आती है। इसे एनीमिया रोग भी कहा जाता है, जिससे व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ जाता है। वहीं कैल्शियम की कमी से कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है व इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर व भंगुर प्रकृति की होती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया धीमे पड़ती है तथा जिससे गलगंड या घेंगा रोग हो सकता है। पीने योग्य पानी के गुण। सामान्यतः हम जब पानी पीते हैं, इस पानी के अंदर हमें किन चीज़ों को ध्यान से देखना चाहिए? तो जल में आँखों से दिखने वाले कण वनस्पति उपलब्ध नहीं होनी चाहिए।
जल में हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं होने चाहिए। जल का पीएच संतुलित हो, अर्थात न तो अधिक कड़वा हो, न ही अधिक खट्टा हो या खारा हो। वहीं जल में पर्याप्त मात्रा से ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। हमें किसी भी प्रकार जब पानी का उपयोग किया जाता है तो उसे गर्म पानी को छान कर, फिर ठंडा कर, फिर इसका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि उसमें दिखने वाली वनस्पति कण हट जाएंगी, उसमें हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। और जब गर्म करने पर जो गर्म पानी है वह सामान्यतः संतुलित हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर उपस्थित खनिज लवण नीचे पेंदे में जमा हो जाते हैं और उसके अंदर गर्म पानी में ऑक्सीजन अत्यधिक मात्रा में घुली हुई रहती है। यदि एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार पानी को पी लेता है तो उसके शरीर को कई से लाभ भी मिलते हैं। प्रत्येक दिन एक व्यक्ति द्वारा 8 से 10 गिलास पानी पीने से शरीर की पाचन प्रक्रिया बहुत ही सही तरीके से कार्य करती है, जिससे उसके शरीर में सुस्ती व ऊर्जा बनी रहती है। अर्थात 8 से 10 गिलास पानी प्रतिदिन पीने के कारण उसके शरीर की सभी पाचन प्रक्रियाओं में एक बहुत ही अच्छा कार्य या सामंजस्य बैठता है, जिससे कि उसकी पाचन प्रक्रिया सरल और सामान्य तरीके से हो जाती है। शरीर में सुस्ती एवं ऊर्जा, अर्थात शरीर में आलस नहीं आता और ऊर्जा बनी रहती है। पानी से शरीर में फाइबर की मात्रा, अर्थात आहारी रेशों की मात्रा पर्याप्त रूप से बनी रहती है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर में किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी की आशंका नहीं रहती है। अर्थात सामान्यतः कुछ लोगों को एलर्जी होती है, जैसे धूप, किसी को अत्यधिक धुआं आदि में एलर्जी होती है। तो इस प्रकार की एलर्जी की जो समस्या है वो भी धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती है। प्रचुर मात्रा में पानी पीने से अनावश्यक चर्बी, अर्थात जो मोटापा है वो भी नहीं होता है, तथा पेट में जमा होने वाली पथरी का खतरा भी कम हो सकता है। क्योंकि अत्यधिक पानी पीने से शरीर पर उत्सर्जन प्रक्रिया तेज हो जाएगी, जिससे कि शरीर के अन्य भागों पर दबाव बनेगा, जिससे उसके अंदर जमा पथरी या के कण शरीर से बाहर निकल जाते हैं। खूब जल पीने से फेफड़ों के संक्रमण, अस्थमा और आंत की बीमारियां भी नहीं होती है, तथा सर्दी, जुकाम जैसे रोगों से भी बचाव हो सकता है। वहीं दूषित जल पीने के कई प्रकार के नुकसान देखने को मिलते हैं। जहां दूषित जल में कई प्रकार के छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि महत्वपूर्ण है। और दूषित जल पीने के कारण ही ईजा, पेचिश जैसी बीमारियां फैल रही है। और इस गंध से या इस गंदगी से कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां भी फैलती है। इससे वायरल संक्रमण भी हो सकता है, जैसे हेपेटाइटिस, कोलेरा, टाइफाइड, फ्लू और पीलिया जैसी बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। और ये दूषित पानी बाला या नारू रोग की रोगजनक ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस को बाला या नारू रोग का रोगजनक भी कहा जाता है। इस मादा कृमि के अंडे जल में उपस्थित होते हैं और उस पानी को पीने के कारण ये अंडे मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं और शरीर में पहुंचकर ये अल्सर या फोड़ा या फुंसी के रूप में शरीर से निकल जाते हैं। ठीक है, जिससे कि यह शरीर को दर्द देकर या वह शरीर की त्वचा को फोड़कर उससे बाहर निकलते हैं, उस समय मनुष्य को अत्यधिक दर्द होता है। इस रोगजनक से बचने के लिए पानी को सदैव साफ कर, गर्म कर, ठंडा कर फिर पीना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर उपस्थित अंडे नष्ट हो जाए। यह रोग एक समय राजस्थान की गंभीर समस्या थी, लेकिन नारू उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कई प्रयास चलाए गए, जिसके बाद सन 2000 के बाद राजस्थान में इसका कोई रोगी नहीं मिला है। अगला भाग अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।